और देखो क्लास 11 केमिस्ट्री में लेसन नंबर 3 कल हम लोग सहसंयोजक बंध पढ़े थे। आज आपको बता देते हैं पहले सहसंयोजकता। सहसंयोजकता देखो, इसके बारे में कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, ठीक है ना, क्या कहोगे? सहसंयोजक बनाने के लिए सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, ठीक है ना, साझेदारी की गई या साझे की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सहसंयोजक। तो सहसंयोजकता किसे कहते हैं? देखो लिख लो, इसमें लिखो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए सहसंयोजक बंध बनाने के लिए साझेदारी की गई या साझे किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। सहसंयोजकता कहते हैं, ठीक है। हम आपको बता दें, आप उदाहरण में हाइड्रोजन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? हाइड्रोजन H2। जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, इसके अंतिम एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जब सहसंयोजकता आप निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों के क्या किया? साझेदारी किया। समझे हो? ये भी एक दिया, वो भी एक दिया, दोनों के पास 2 हो जाएंगे। वो समझेगा कि हमारे पास 2 है, वो समझेगा कि हमारे पास 2 है, और 2 का मतलब हीलियम की संरचना प्राप्त होती है। सारा क्रियाक्रम इसलिए हो ही रहा है निष्क्रिय तत्व की अवस्था को प्राप्त करने के। इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजकता, ठीक है। अब लिख लो सहसंयोजक यौगिक के लक्षण। सहसंयोजक यौगिक के लक्षण। पहले अगर पहले लक्षण के पहले तो नहीं, खाली लिख लो सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक देखो, आप तो जानते होंगे कि यौगिक वो होते हैं जो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन अगर बात आपसे कह दे कि सहसंयोजक यौगिक किससे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे यौगिक। क्या कहेंगे? ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं तो उसे हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्या कहा गया? ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध क्या होता है? पाया जाता है, तो उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो लिख लो ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है तो उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इसमें लिखना, इसमें सभी यौगिक, सभी तत्व लिखना अधातु होते हैं। सभी तत्व अधातु होते हैं। अच्छा है तो उदाहरण में लिख सकते हैं मेथेन, एथेन, हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह लिख सकते हैं। यौगिक रूप में तो ये हो जाएगा, ये भी तो यौगिक है कोई। तो ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सब उदाहरण आपको
इलेक्ट्रॉनों के जब बराबर की साझेदारी की जाती है तो इसको सहसंयोजक कहते हैं। और ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं तो उससे हम लोग सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब एक हेडिंग बना लो, सहसंयोजक यौगिक के लक्षण। सहसंयोजक यौगिक के लक्षण अंग्रेजी में इसको मिटा दे। सहसंयोजक यौगिक के लक्षण। सहसंयोजक यौगिक के लक्षण तो बढ़िया से इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। कैरेक्टर ले लेते अंग्रेजी में कैरेक्टरिजन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड लाइक कोवैलेंट कंपाउंड पे लिखना, यौगिक अंग्रेजी में कंपाउंड। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं मैं पहले आपको डिस्कशन कर दें। पहले तो समझ लो कि जब इसमें बात होगी तो मेथेन इसका बड़ा अच्छा उदाहरण होगा, या मेथेन कह दो या एथेन कर दो, सब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है। तो पहला बात यही होगी कि इस यौगिक में जितने भी तत्व होते हैं, कोई भी यौगिक उठाते हैं इसमें जितने भी तत्व होते हैं वो सभी तत्व सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें बंध जो होता है मजबूत होता है। दूसरा कह सकते हैं कि सहसंयोजक यौगिक प्राय जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। डालोगे ना, मीथेन ले लो, मीथेन को डालो, मीथेन एक यौगिक है, वो भी है सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि सब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। कार्बन भी है धातु है, हाइड्रोजन भी है धातु है। तो दूसरा का ही गुण है कि हम लोग जो सहसंयोजक यौगिक है जब हम इसको जल में डालते हैं तो जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। अभी कार्बनिक विलायक क्या होता है, बेंजीन ले लो जिसमें कार्बन पाया जाता है, बेंजीन ले लो वो भी कार्बनिक विलायक है। एथिल अल्कोहल ले लो वो भी कार्बनिक विलायक है। एसीटोन ले लो ये भी कार्बनिक विलायक है। लेकिन इसमें अगर हम लोग इसको सहसंयोजक यौगिक को डालेंगे तो क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में तो घुलनशील होता है, लेकिन ये जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें घुलनशील होता है। ये एक और बात समझा देते हैं कि जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, कहेंगे सब धातु है। वह अगर तू पढ़ता NaCl लिए होते तो माने भाई आयनिक यौगिक है, तो अपने आयनों में टूट जाता है, Na+ में Cl- में। लेकिन इसको जब हम लोग जल में डालते हैं तो अपने आयनों में क्या होता है, नहीं टूटते हैं। यह भी एक गुण है। आप कह सकते हैं कि ये चाहे गलित अवस्था में हो चाहे ठोस अवस्था में हो, माने चाहे पानी के अंदर हो और चाहे सूखा हो, इसके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। माने विद्युत के कुचालक होता है। विद्युत क्या होता है, कहेंगे मैं धातु हिले ही नहीं कि, इसलिए विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। आप कह सकते हैं कि जो ये क्रियाएं करती है ये बहुत कम माने क्रियाशील होती है। सहसंयोजक बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है, माने इसकी जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध उसकी एक दिशा होती है। अभी इस अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ जब देखेंगे तो रेखीय दिशा में पाया जाता है और कुछ जो होता है पिरामिड के रूप में पाया जाता है। इसी पाठ में पढ़ना आपको। तो ये माने सब उदाहरण कुछ माने लक्षण थे, कुछ गुण थे या कुछ विशेषता थे किसके, सहसंयोजक यौगिक के। तो लिखते हैं सहसंयोजक यौगिक के लक्षण में पहला पहला लिखो, सहसंयोजक यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध पाया
जाता है। पहला तो यही गुण है कि सात संयोजक यौगिक में सात संयोजक बंध पाया जाता है। दूसरा, सात संयोजक यौगिक जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील होता है। तीसरा, सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील। तनि एक उदाहरण कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक का उदाहरण लिख लेना, बेंजीन, एथिल एल्कोहल, ये सब लिख लेना। एसीटोन भी लिख सकते। 4 नंबर लिख लेना, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। बोला ना कई तरह सब धातु से ही बना होता है। 5वां लिख लेना, सहसंयोजक यौगिक अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। 6वां, सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित सहसंयोजक बंध में दिशा पाई जाती है। दिशा पाई जाती है। ये सब कुछ उदाहरण है, कुछ लक्षण है सहसंयोजक यौगिक के बारे में। आपसे कोई पूछे तो आप आराम से सहसंयोजक यौगिक के बारे में बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कुछ सहसंयोजक यौगिक के बारे में। आपसे पूछा जाता है कि इसका खूब बढ़िया तरीके से बताइए कैसे इसको रखा जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा सहसंयोजक यौगिक के लक्षण के बारे में। हो गया, लिखा गया लक्षण। आप लिखो तो नहीं, कैसे सहसंयोजक बंध को आप दिखाएंगे। जैसे मान लो मेथेन आपके पास है। कहाँ है? मेथेन का बारे में आपसे कोई पूछा और इस मेथेन की संरचना बनाना है। आपको दिखाना है कैसे इसके अष्टक पूरे होते हैं। चाहे मेथेन चाहे कोई भी यौगिक आज आपको दिखाना है कैसे इसमें सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ज़रा देखो, जब मेथेन की बात करेगा याद करो तो देखो इसमें जो कम होता है ना, जिसकी संख्या कम होती है। मेथेन में देखिए CH4 लिखे हैं ना, तो इसमें कार्बन की संख्या कम है। तो जिसकी संख्या कम होती है उसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय परमाणु। जो इसके साथ जुड़ा होता है उसको सहायक परमाणु कहते हैं। देखो जिसकी संख्या कम होगी उसको हमेशा बीच में ही लिखा जाएगा, बाकी चारों ओर उसको लिखा जाएगा। थोड़ा सा लिख लो, केंद्रीय परमाणु।
केंद्रीय परमाणु। लिख लो किसी यौगिक में, किसी यौगिक जिस परमाणु की संख्या कम होती है उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। किसी यौगिक में जिस परमाणु की संख्या कम होती है उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। जैसे मीथेन का मतलब जानते हैं, CH4 में केंद्रीय परमाणु कार्बन यानी C है। ये बात आपकी रहेगी। दूसरा लिखना सहायक परमाणु, सहायक परमाणु। केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं को सहायक परमाणु कहते हैं। सहायक परमाणु कहते हैं। मान लीजिए कि उदाहरण में जो आप मीथेन देख रहे हैं CH4, तो CH4 में हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन जो देख रहे हैं, हाइड्रोजन सहायक परमाणु। हाइड्रोजन क्या है? सहायक परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? सहायक परमाणु, मीथेन। ठीक है, हो गया। सुनो बेटा, अब आपको कोई पूछे कि तनी मीथेन का लुईस बिंदु संरचना बनाइए या इसकी संरचना दिखाइए। लुईस संरचना, तो पहले देखो आप मीथेन में देखिए केंद्रीय परमाणु कौन है, कौन होगा? कार्बन होगा कि हाइड्रोजन? आप लिख चुके हैं, आपको क्लियर हो चुका है कि जिसकी संख्या कम होती है वो क्या होता है? केंद्रीय परमाणु होता है। तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा? कार्बन। और इसके साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो पहले सुनो, कार्बन लिख लो, C लिख लो। और कार्बन की अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अरे कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होती है ना, तो 2 कमा करके 4 लिख लो। अब 4 को हाइड्रोजन बात, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के तो एक ही होता है, अंतिम में एक होता है। एक यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा दो। कुछ बातें समझना, ये सब काहे खातिर हो रहा है, ये क्यों हम लोग बना रहे हैं? हर एक तत्व चाहता है कि हम निष्क्रिय संरचना प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए क्या करता है कि एक ये इलेक्ट्रॉन को सजा, ठीक है। फिर क्या करता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन को सजा। अच्छा पूरा मत दिखाओ, खाली इतना ही दिखाओ, एक इलेक्ट्रॉन को सजा। फायदा होगा दोनों का ना, इसलिए साझेदारी कर रहा है। क्या कर रहा है? साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन चाहता है कि हम किसकी संरचना प्राप्त करें? हीलियम की। हमारे अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम निष्क्रिय तत्व है, ये भी चाहता है कि निष्क्रिय तत्व की हम संरचना का कर लें। तो इस हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक इसके पास तो एक ही ले रहा है। यहाँ भी तो हो चुका है, यहाँ भी तो हो चुका है। अब तो 10 में पढ़ के आ रहे हैं, इसको याद करिए। लेकिन इसको भी तो 8 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? यहाँ से इसको बना देगा। समझ? तो देखो इस कार्बन के पास तो पहले 4 था, लेकिन ये 4 का ले लिया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया है, कितना?
तो इसीलिए इसको एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं ना, तो इसीलिए जो कार्बन होता है उसको बीच में लिख लेते हैं इस तरीके से, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन, या इसी को आप शॉर्टकट में एक सी लिख करके और 4 या 4। तो ये मीथेन की संरचना आपके पास बनाते रहना कॉपी पर बना लोगे मीथेन की संरचना। अब आपसे कोई पूछे तो दूसरा का आते हैं एथेन C2H6 की संरचना बनाइए, क्या बनाइए, संरचना, या लुईस बिंदु संरचना बनाइए। तो बताओ मुझे केंद्रीय परमाणु कौन होगा, कार्बन, कार्बन होगा। तो पहले कार्बन को आप लिखिए, कार्बन की संख्या कितनी है, तो 2 की लिखिए। चलिए कार्बन यहाँ पर लिख लेते हैं, कार्बन यहाँ पर लिखिए, दूरी हो जाती है। कार्बन का अंतिम में कितना होता है, 4, तो 1 2, पहले इसको 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, एक तो लेकर चला गया नीचे। तो सब बॉन्ड, जब पहला बॉन्ड तो जरूर बना दें, 6 हाइड्रोजन जुड़ा है, एक यहाँ पे लिखिए, एक यहाँ पे लिखिए, इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, एक यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या करेगा, 2 करेगा लेकर के इस तरीके से, ये भी 2 कर लेगा, 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 कर लिया ना। अभी कार्बन को भी तो 8 चाहिए, तो यहाँ से देखिएगा मैं कैसे खींचूँगा, यहाँ से तब ऐसे खींचा, तब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी यहाँ से यहाँ तक। अब इसीलिए कार्बन के जो H लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड बनाया जाता है, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, या इसी को हम लोग लिख लेते हैं C2H6। कोई दिक्कत है, आप बना सकते हैं, पूरा बन जाएगा। मिटा दें इसको, बनाने की जरूरत है, खाली आप लिखते चलिए बस जो हम बना रहे हैं। अब मान ले दिया C2H4 का, किसका दिया, C2H4, तो C2 है, तो C जब 2 है तो 2 C लिख लेते हैं, एक C यहाँ पर और एक C यहाँ। पहले तो सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से चला जाएगा। और कार्बन गंधी में 4 होता है, जब 4 होता है तो यहाँ पर 1 2 3 दिखाते हो, 1 2 3 4 हो गया। सबके साथ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ, बराबर बांटना। लो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बच गया, तो इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं, 4 हो जाए, माने एक भी छूटना नहीं चाहिए, देखो बन गया। इसीलिए ना आप इसको लिखते हैं तो CH2 और डबल बॉन्ड CH2, तो यानी ये डबल बॉन्ड बनेगा इसमें। ऐसी बात संक्षेप में C2H4 लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसका नाम होता है एथीन। एल्कीन का है ना, तो एथ लिख के या नहीं जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड होता है तो या नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक और आपके पास आ गया, C2H2 आ गया, इसको तो एथाइन कहते हैं, तो बना देते हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन दिखाई, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन, मतलब गड़बड़े हो गया। 3 को चाहिए आपको, 3 को बॉन्ड जोड़ तब ना 4 को होगा। तो देखो अब अगर इसको दिखाओगे पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ, तो इसके पास 8 2 2 6 2 2 2 4 2 6, इसके पास भी यहाँ से लेकर 8। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते। तो दिक्कत बना लोगे, हम आपको देते हैं, कल बना के लेते हैं।